नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए आरोह है भाग 2 क्लास जो 12th की बुक है वो स्टार्ट की है। आज उसके हम चैप्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्म। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कि कौन कौन सी है? द कार्ड्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है उनकी प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? तो कौन सी है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनटचेबल्स, हु आर दे, 1948 में। हु आर सुद्राज, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1946 में। बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957। थॉट्स ऑन ल्यूस्टिक स्टेट्स, 1955 में ये क्या है? प्रकाशित हुई थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी कब हुई थी? 1923 में। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस 1916 में इन्होंने जो पीएचडी की थी तो उस पे ये जब थीसिस की थी तब ये कौन सी थी? ए एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, 1965। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1943। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, 1956। अब ये क्या है? इनकी पुस्तकें और इनका जो भाषण है वो है। अब मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, इन जो पत्रिकाओं का क्या है? संपादन किया था। कौन कौन सी पत्रिकाएं? मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो इनकी पूरा जो संपूर्ण वाङ्मय है वो कितने खंडों में है? तो कितने खंडों में है? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अगर इंसानों के अनुरूप, ये इनका प्रमुख कथन है, फेमस, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है तब जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना क्या होगा? उचित होगा। अब जो जीने की सुविधा है तो वो क्या है? कुछ लोगों तक ही सीमित है। वो क्या है? स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक विशेषाधिकार है। तो उसको क्या कहना उचित होगा? विशेषाधिकार कहना उचित होगा। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे कहाँ चले गए? बड़ौदा। नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से कहाँ गए? लंदन चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, धर्मशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। पहले वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए, बाद में कहाँ चले गए? लंदन। किसने भेजा था? जो बड़ौदा नरेश थे उन्होंने प्रोत्साहन दिया था तो वो वहां चले गए थे। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के क्या है? व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए क्या है? अथक संघर्ष किया था। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है वो क्या थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है, यानी जो दलित लोग थे, जो अछूत जिनको बोला जाता था, उनके लिए इन्होंने संघर्ष किया था और नारी के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया था। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ता था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तू पढ़ लिख कर क्या बनेगा, तब बाबा साहब जब ये स्कूल में थे तो एक किसी अध्यापक ने पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर क्या है, वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और क्या है, छुआछूत को खत्म करूंगा। अब जो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन व चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक वह गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का क्या है, विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए क्या होगी, अधूरी होगी। जो क्या है, यानी जो दास्ता थी, यानी जो पहले अछूत लोग थे उनको दास बना के रखते थे और उनसे बुरा व्यवहार करते थे। अगर सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा और जो सामाजिक दास्ता है वो अगर दूर नहीं होगी तो जो स्वतंत्रता है वो क्या है, एक विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए यह क्या है, एक अधूरी रहेगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। इनके रचना चिंतन और रचनात्मकता मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के कारण वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आसक्त हुए थे। 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ क्या हुए थे, बौद्ध मतानुयायी बन गए थे। अब जो भीमराव अंबेडकर है उनके जीवन पर 3 लोगों का प्रभाव था। किसका, भगवान बुद्ध का, कबीर का और ज्योतिबा फुले का। तो उन्होंने क्या किया, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ। कब अपनाया, 14 अक्टूबर 1956 में। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निज समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर क्या है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समुची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान, साधना की जंग है मानव मुक्ति वह जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों के से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर क्या है, सफल भी रहे। अब भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। वो क्या थे, चहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे और बाद में उन्होंने चिंतन कार्यों से सब में क्या है, बराबरी साबित करने का प्रयास किया। अभी जो पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहेब है, इन्होंने किन किन पत्रिका का संपादन किया, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यहाँ जो अध्याय है वो क्या, इनका एक विख्यात भाषण है। कौन सा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का क्या है, इसमें अनुवाद किया है। किसने किया है, लल्लई सिंह यादव द्वारा। 2 हिंदी रूपांतरण किए। इनका जो भाषण था वो किसमें था, अंग्रेजी भाषा में थे। तो उसका क्या है, जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के
अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। जो ये भाषण था वो क्या था, जो तोड़क मंडल है लाहौर का, उसके लिए यह तैयार किया गया था। उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाना था? अध्यक्षीय भाषण कौन देगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही क्या हो गया? स्थगित हो गया। ये भाषण किसके लिए तैयार किया गया था? जो तोड़क मंडल लाहौर में जो अधिवेशन होने वाला था उसके लिए, लेकिन वो क्या है, अधिवेशन ही क्या हो गया? स्थगित हो गया। यह पढ़ा न जा सका। बाद में क्या है, अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त क्या है? लोकप्रिय हुआ। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में कौन से तीन तत्व होने चाहिए? कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, जिससे लोकतंत्र क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी क्या है? प्रासंगिकता क्या है? और भी बढ़ गई है। अब जो पहले क्या था? वैदिक काल था, तो वैदिक काल में क्या था? जो जाति प्रथा थी वो किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित नहीं थी। किस पर आधारित? एक जैसे। और जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें जो जाति व्यवस्था थी वो किस पर आधारित हो गई थी? वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित हो गई थी? व्यवसाय पर आधारित हो गई थी। बाबा साहेब इसमें इसी का विरोध करते हैं कि जो जन्म लेने से पूर्व भी हम किसी का व्यवसाय तय नहीं कर सकता। जैसे अगर किसान है तो किसान का बेटा किसान बनेगा, और जैसे सुनार है तो सुनार का बेटा सुनार का काम करेगा, और कुम्हार का बेटा कुम्हार। जैसे अछूत जाति कोई योगी वाल्मीकि है, जैसे जो गलियों में सफाई करते हैं, तो उनका बेटा जरूरी नहीं है कि वो सफाई करने वाला ही बने। तो हम जन्म से पहले क्या है, किसी की जाति का डिसाइड नहीं कर सकते। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो इस जाति प्रथा को जो बढ़ाते हैं वो किसका क्या है? कई पोषकों से इसका पोषण करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जो आधुनिक सभ्य समाज है वो क्या कह रहे हैं कि कार्य कुशलता के लिए क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन होना चाहिए। और चूंकि जाति प्रथा भी क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह के संबंध में पहली बार तो यही आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी श्रम यानी काम कार्य का विभाजन आवश्यक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में जो श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों से में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, क्या विशेषता है? कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा क्या है? ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अब भीमराव अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें क्या है? जो जाति विभाजन है वो क्या है? ऊंच नीच को भी क्या है? बढ़ावा देता है, जो अन्य किसी भी समाज में नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन नाम दिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस दिशा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव क्या है? स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के
प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पैसा क्या है निर्धारित कर दिया जाता है। अब बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसके माता पिता के जो सामाजिक स्तर के अनुसार उसका जो पैसा है या जो कार्य है वो तय कर दिया जाता है, जो क्या है दोषपूर्ण है। जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण है, नहीं करती बल्कि मनुष्य को क्या है जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी लेती है। अब जो जाति प्रथा है वो क्या है जीवन भर एक पैसे में बांध लेती है। अब कह दिया कि सुनार का काम तो कौन है सुनार ही करेगा, तो जरूरी थोड़ा ना है दो कारीगर तो कोई भी हो सकता है। जाति प्रथा पैसे को क्या है दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित नहीं करती बल्कि मनुष्य को क्या है जीवन भर के लिए एक पैसे में भी बांध देती है। भले ही पैसा जो पेशा होता है वो क्या होता है अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी क्या है अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा जो है बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए क्या है भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। यानी जो कोई पेशा है तो हम अगर उसको बदलना चाहे, अगर अनुकूल परिस्थिति है तब तो हम वो कार्य कर सकते हैं, अगर प्रतिकूल परिस्थिति है अगर हमें जो पेशा बदलना है अगर वो उस पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो क्या है भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका क्या है पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें क्या हो पारंगत हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है। अब जो क्या है जाति के कारण क्या है श्रम विभाजन भी हो गया, इस कारण वो अन्य कोई भी पैसा या जो काम धंधा है वो नहीं कर सकते। ये इसका एक कारण क्या है भारत में बेरोजगारी का वह प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण भी ये बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा क्या है गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की क्या है स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका क्या है आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। अब जो गरीबी के कारण क्या है बहुत से लोग जो निर्धारित कार्य ये मान लो किसी का जो कार्य निर्धारित है वो अरुचि के कारण और विवशता के कारण भी वो करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को क्या है दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए क्या है प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी क्या है जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर क्या है निष्क्रिय बना देती है। अब जो आर्थिक पहलू भी है जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है किसके लिए आर्थिक पहलू के लिए, क्योंकि जो मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा रुचि है जिस किसी कार्य में हमें रुचि होगी तो वो क्या है कार्य हम उसको मन लगा के करेंगे, वरना क्या है उसके लिए हम स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर क्या है निष्क्रिय बन जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें दो जो लिए गए हैं भाषण के अनुवाद, तो एक तो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा क्या है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आज
में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। अब यानी जाति प्रथा की जो गाथा है वो सुनते सुनते क्या है, ऊब गए हो। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछोगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता तथा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि उसके कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक सोर्स से दूसरे तक संचारित हो सके। यानी समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जो परिवर्तन है वो जो एक छोर से स्टार्ट होकर दूसरे छोर तक जा सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति क्या है, सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह क्या है, भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। अब बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि हमें क्या है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे में रहना चाहिए और यही दूसरा क्या है, लोकतंत्र का ये नाम है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति क्या है, श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई आपत्ति हो सकती है। गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का क्या है, विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को क्या है, स्वस्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर क्या है, कोई आपत्ति नहीं हो सकती। फिर तो मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। अब क्या है कि संपत्ति का भी हमें क्या है, अधिकार मिलना चाहिए। कि जो कई व्यक्ति हैं उनके पास हजारों किला जमीन है और कई क्या है, बिल्कुल उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, तो ये भी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। जो मूल संविधान था उसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार का दिया गया था, लेकिन अब ये क्या है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगी। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो इसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना ही होगा। क्यों? क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जाता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवसाय एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ क्या है, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपने इच्छा के विरुद्ध पैसे अपनाने पड़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जन्म से जिस जाति में है वो ही पैसा अपनाए, कई बार क्या है, जाति के विरुद्ध भी पैसे अपनाने पड़ जाते हैं, आर्थिक कारण हो चाहे सामाजिक कारण हो। अब आइए समता पर विचार करें। पहले किस पे था, स्वतंत्रता पे, अब समता पे। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में
तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका नारा क्या था? समता शब्द पर ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य क्या है? बराबर नहीं होते हैं, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी क्या है? यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की समता तीनों पर निर्भर रहती है। किस पर? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा क्या है? विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। अब जो उसकी जो मनुष्य की क्षमता है वो तीन बातों पर निर्भर करती है। किस पे? शारीरिक वंश परंपरा यानी उसका शरीर कैसा है, सामाजिक उत्तराधिकार यानी सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता का कल्याण, और मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न की भी मैं कौन सा पेशा अपना सकता हूं या क्या कार्य कर सकता हूं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? क्षमता विरोध करने वालों के साथ पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का क्या है? पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक के प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। अब प्रथम दो बातें कौन सी? एक तो उसका शारीरिक गठन और एक माता पिता की स्थिति, तो उसके आधार पर क्या है? उसके साथ भिन्न व्यवहार करना उचित है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग क्या है? निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक क्या है? ख्याति, पैतृक संपदा और व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। अब कौन बाजी मार ले जाएंगे? जिनका कुल क्या है? उत्तम है, शिक्षा और पारिवारिक ख्याति है, और जो पैतृक संपदा भी है, और उनको क्या है? व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी उनकी है, तो वो क्या हो जाएंगे? हमसे आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में क्या है? निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का जो तकाजा है यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने बस की बात है, के आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधार जो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है, यानी उसका जो शारीरिक गठन है और उसके जो माता पिता चुनना, ये उसका क्या है? मनुष्य के बस की बात नहीं है। तीसरा क्या था? अपनी रुचियों के अनुसार या उसकी खुद की जो क्षमताएं हैं, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ में ही क्या है? समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। जो समता है, जो समानता या समता है, उसका आधार और भी है। क्या है? एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से क्या करता है? पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में क्या होती है? इतनी जानकारी होती है, जिससे वे सबकी अलग अलग आवश्यकताओं, क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे ही आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक
या औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से क्या है, समाज दो वर्गों दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। अब कोई राजनीतिक है तो उसके पास तो हजारों लोग आते हैं, तो वो सबको थोड़ा ना पर्सनली जानता, ये है कि भी हाँ बाईपेस जानता है, तो उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर क्या है, उनसे वह वांछित अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार क्या है, व्यवहार्थ सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ क्या है, समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग क्या है, समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि क्या है, वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। अब जो ऊपर पढ़ा है उस समय में से आपके लिए क्वेश्चन है कि जो भीमराव अंबेडकर है उनके जीवन पर मुख्य रूप से किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। एक बार क्वेश्चन फिर से कि जो भीमराव अंबेडकर है उनके जीवन पर किन 3 प्रेरक व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना एक स्टडी विद सोनिका चौधरी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वो भी ज्वाइन करें, उसमें भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की क्या है, वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही क्या है, उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। अब इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर, अब इस अध्याय का क्विक रिवीजन करते हैं कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा क्या है, कुछ लोगों तक अगर सीमित रहेगी तो वो क्या होगा, स्वतंत्रता न कहकर उनसे क्या कहेंगे, विशेष अधिकार कहेंगे। और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है वो उन्हें विदेश में किसके प्रोत्साहन से गए थे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। पहले कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, बाद में कहां से शिक्षा ग्रहण की थी, लंदन से शिक्षा ग्रहण की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, किन किन का, मूक नायक हो गया, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता का। और जो इनका संपूर्ण वाग्मय है वो कितने खंडों में है, तो कितने खंडों में है, वो 21 खंडों में है। और किसने ये प्रकाशित करवाया था, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्रकाशित करवाया गया था। और इनकी जो प्रथम प्रकाशित कृति यानी प्रथम प्रकाशित बुक कौन सी थी, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और इनकी जो पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। इनके जीवन पर 3 व्यक्तियों का प्रभाव था, कौन कौन से, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बाद में इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कब किया था, 14 अक्टूबर को। और 1956 में कितने अनुयायियों के साथ, 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने कर लिया। और जो इस अध्याय इसमें जो बुक में लिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इनका क्या था, एक भाषण था। और यह भाषण किसके लिए तैयार किया गया था, जो लाहौर का एक तोड़क मंडल था, उसका जो वार्षिक सम्मेलन 1936 में होने वाला था, उसके लिए यह तैयार किया गया था। और ये इंग्लिश में था, इसका क्या नाम था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। और बाद में ये इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, लल्लई सिंह ने किया था। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो इस अध्याय है इसका अनुवाद किसने किया था, लल्लई सिंह यादव ने इसका अनुवाद किया था। और इनके जो 3 मुख्य बिंदु क्या थे कि जो आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। और बंधुता भी कैसी, जैसे दूध और पानी का मिलान होता है, फिर उनको हम अलग नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसी कल्पना की थी। और मनुष्य की 3 बातें क्षमता पर निर्भर है, किन क्षमताओं पर, कि शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार यानी जो माता पिता से हमें मिले हैं, और मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न। और जो बाबा साहेब वो है वो क्या कहते हैं कि जो जाति प्रथा ये वो है, वो जन्म से पूर्व क्या है, निर्धारित नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को अपना अलग से पैसा या रोजगार जो चुनने की क्या है, आजादी होनी चाहिए। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, बाबा साहेब भी भीमराव अंबेडकर थे। और ये भारतीय संविधान के निर्माता भी माने जाते हैं। एक बार अध्यापक ने इनसे क्या पूछा था, कभी तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं बड़ा होके ऐसा वकील बनूंगा जो ऐसा कानून बनाऊंगा जो अछूतों के लिए एक क्या है, कानून बनाऊंगा, और जो दास प्रथा इनको क्या है, खत्म करूंगा। इस अध्याय में इतना ही। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।